अरे भाई रघुनाथ, आज तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है। हाँ भाई, आज तो लगता है रात यहीं रुकनी पड़ेगी। छाता भी नहीं लाए हम तो। हाँ, थोड़ी देर और बैठते हैं। अब और कर भी क्या सकते हैं। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देवगढ़ में सावन की मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। चारों ओर फैले हरे भरे खेत पानी से लबालब भरे हुए थे। खेतों के बीच बनी एक ऊंची मचान पर, जहां से पूरा खेत साफ दिखाई देता था, दो युवक बैठे बारिश का आनंद लेते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उनके सामने दूर तक फैले धान के खेत, पानी से भरी मेड़े और हवा में झूमती फसलें एक अलग ही दृश्य बना रही थी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और बीच बीच में चमकती बिजली पूरे माहौल को एक पल के लिए रोशन कर देती थी। तभी दूर से दो युवक बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे उनकी ओर आते दिखाई दिए। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और वे तेज बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर में दोनों उनके पास आकर रुक गए। अरे ओ, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इतनी तेज बारिश में? अरे चाचा जी, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। हाँ चाचा, आपके साथ बैठकर बातें करने में जो मज़ा आता है वो कहीं और नहीं मिलता। अरे वाह, आज तो बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। सच सच बताओ, कोई काम है या सच में हमारी याद आ गई? नहीं चाचा, आज कोई काम नहीं है। मौसम इतना सुहाना हो गया कि सोचा आपके साथ बैठकर चाय पीते हैं और पुरानी बातें सुनते हैं। चारों मचान पर आराम से बैठे हुए थे। सामने दूर दूर तक फैले खेतों पर लगातार बारिश बरस रही थी। ठंडी हवा के झोंके कभी उनके चेहरों को छू जाते, तो कभी बारिश की बूंदें हवा के साथ उड़कर मचान तक आ जाती। चारों बारिश का आनंद लेते हुए गांव की पुरानी बातें, खेती बाड़ी और मौसम की चर्चा में मग्न थे। बीच बीच में बिजली आसमान को चीरती और उसकी चमक कुछ पल के लिए पूरे खेत को उजाले में बदल देती। फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता। तभी कमल की नज़र दूर कच्चे रास्ते पर पड़ी। बारिश के बीच एक धुंधली सी परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तेज बारिश की वजह से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। अरे चाचा, अब तो बहुत रात हो गई है। इस वक्त ये कौन आ रहा है? गांव की तरफ से आ रहा है। लगता तो गांव का ही कोई आदमी है। अरे ये तो वही है जिसका घर गांव के आखिर में है। अरे भोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, वो भी ऐसी मूसलाधार बारिश में? चाचा, यही नदी के उस पार जो पुराना तालाब है ना, वहीं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। इतनी रात को जाने की क्या ज़रूरत है बेटा? कल सुबह चले जाना। रात का समय भी ठीक नहीं है और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश। अरे चाचा, सुबह जाता हूँ तो वहाँ एक भी ढंग की मछली नहीं मिलती। मैंने सुना है कि रात के समय मछलियाँ तालाब के किनारे और एक ही जगह ज़्यादा देर तक रुकती हैं। अगर आज चला गया तो अच्छी पकड़ हो जाएगी। भोला जैसे ही आगे बढ़ने लगा, मंगतलाल ने उसे फिर से आवाज़ दी। इस बार उनकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। अरे चाचा, आप भी बेकार की चिंता करते हैं। मैं रोज़ ऐसे ही निकलता हूँ, कुछ नहीं होगा। आप लोग आराम से बैठिए, मैं मछली पकड़कर लौटते वक्त आप सबसे मिलकर ही घर जाऊँगा। भगवान, इसकी रक्षा करना। इतनी रात को उस पुराने तालाब की तरफ जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह पुराने तालाब के बाहर भोला की लाश पड़ी मिली थी। उसके आसपास गांव के दो तीन लोग खड़े थे। सभी के चेहरों पर डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस सब चुपचाप भोला की लाश को देख रहे थे। इतने में मंगतलाल और रघुनाथ भी वहां पहुंच गए। दोनों भीड़ के पास आकर रुक गए। लाश पूरी तरह कपड़े से ढकी हुई थी। अरे, ये कैसे मर गया? कुछ पता चला? कोई जहर वहर मिला या किसी जानवर ने हमला किया?
पास खड़े एक गांव वाले ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं चाचा, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लाश की हालत देखने लायक नहीं है, इसलिए उसे पूरी तरह ढक दिया है। पूरे शरीर पर गहरे घाव हैं और चेहरा भी इतना बिगड़ गया है कि बड़ी मुश्किल से पहचान में आया कि ये भोला है। भोला की मौत की बात सुनते ही मंगतालाल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बिना कुछ देर किए रघुनाथ की तरफ देखा। रघुनाथ, चलो मेरे साथ, अब हमें उसके पास जाना ही होगा। दोनों बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल पड़े। बारिश की वजह से कच्ची सड़क पूरी तरह कीचड़ में बदल चुकी थी। दोनों तेज कदमों से गांव से थोड़ा दूर जंगल की ओर बढ़ने लगे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों से बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध तांत्रिक आंखें बंद किए गहरे ध्यान में बैठा था। उसके सामने धूनी जल रही थी, जिससे धुएं की हल्की लहरें हवा में फैल रही थीं। मंगतलाल और रघुनाथ उसके सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबा, हमारी सहायता कीजिए। मुझे लगता है वो वापस आ चुकी है। तांत्रिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और बिना कुछ बोले मंगतलाल की ओर देखने लगा। उसने फिर से अपना शिकार ढूंढना शुरू कर दिया है। अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो न जाने कितनी और जानें चली जाएंगी। उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो फिर से लौट आई है। लेकिन तुम लोग उसके इलाके में गए ही क्यों? वहां वो कुछ भी कर सकती है। मंगतलाल और रघुनाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर रघुनाथ धीमी आवाज में बोला, बाबा, हमें लगा इतने साल बीत गए हैं, शायद अब तक उसे मुक्ति मिल गई होगी, इसलिए हमने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं, अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अभी तक वो अपने इलाके तक ही सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे गांव की ओर भी आने लगेगी। बाबा, अब क्या करें? मैं कोई उपाय सोचकर 2 दिन के भीतर तुम्हारे गांव आऊंगा। तब तक तुम दोनों पूरे गांव को सावधान कर दो। उनसे कहना रात को देर तक कोई भी घर से बाहर ना निकले, खासकर पुराने तालाब, जंगल और सुनसान रास्तों की तरफ तो बिल्कुल भी न जाए। जिसने भी मेरी बात नहीं मानी वो उसका अगला शिकार बन सकता है। तांत्रिक की बात सुनकर मंगतलाल और रघुनाथ ने चुपचाप सिर हिला दिया। दोनों जानते थे कि अब गांव पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। मंगतलाल और रघुनाथ गांव लौट आए। उन्होंने तांत्रिक की कही हुई हर बात पूरे गांव में फैला दी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक रात शहर से गांव का एक आदमी अपने घर लौट रहा था। बस देर से पहुंची थी, इसलिए गांव तक आते आते काफी रात हो चुकी थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अरे यार, आज इतने दिनों बाद गांव आया हूं और इतनी रात हो गई। अब पैदल ही जाना पड़ेगा। वो अपना छोटा सा बैग कंधे पर टांगे धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर गांव की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो पुराने तालाब के पास पहुंचा। बारिश के बाद तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। अरे वाह, इस बार तो तालाब पूरा भर गया है। इतने में उसकी नजर तालाब के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसने चमकीली लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल हवा में धीरे धीरे उड़ रहे थे। वो बिल्कुल चुपचाप तालाब की ओर देख रही थी। इतनी रात को ये कौन है? बहन जी, आप कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। भैया, मेरा बच्चा तालाब में गिर गया है। वो अंदर किसी लकड़ी में फंस गया है। मैं बहुत कोशिश कर चुकी, लेकिन उसे निकाल नहीं पा रही। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके बच्चे को निकाल कर लाता हूँ। इतना कहकर वो सीधे तालाब में कूद गया।
वो बार बार पानी में गोता लगाकर बच्चे को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद वो पानी से बाहर सिर निकालकर जोर से बोला, बहन जी, यहाँ तो कोई बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने किनारे की तरफ देखा। अब वहां पहले वाली औरत नहीं खड़ी थी। उसकी जगह एक दूसरी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल चेहरे पर लटक रहे थे। आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल चुकी थी। उसे देखते ही उस आदमी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। ऐसे कैसे मिलेगा? उसे ढूंढना है तो तुम्हें और नीचे जाना होगा। इतना कहते ही तालाब के पानी के अंदर से किसी अदृश्य ताकत ने उस आदमी के दोनों पैरों को कसकर पकड़ लिया। अरे कौन है? छोड़ो मुझे, बचाओ! वो पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अदृश्य शक्ति उसे लगातार पानी के अंदर खींचती चली गई। कुछ ही पलों में उसकी चीखें तालाब के सन्नाटे में गूंजकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। तालाब का पानी फिर से बिल्कुल शांत हो गया, मानो वहां कभी कोई आया ही ना हो। अगली सुबह एक बार फिर पुराने तालाब के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जमीन पर एक और लाश पड़ी थी। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। कुछ ही देर में मंगतलाल, रघुनाथ, कमल और राजू भी वहां पहुंच गए। चारों कुछ पल तक चुपचाप लाश को देखते रहे। माहौल इतना शांत था कि किसी की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। मंगतलाल ने गहरी सांस ली और उदास नजरों से तालाब की ओर देखते हुए कहा, पता नहीं इस गांव के और कितने लोग मरेंगे। जल्दी ही इसका कुछ करना पड़ेगा। कमल ने मंगतलाल की तरफ देखा। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। चाचा, क्या आप जानते हैं वो कौन थी और उसे आज तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? मंगतलाल कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने तालाब की ओर देखा, फिर धीरे धीरे कमल और राजू की तरफ मुड़े। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि अब वो एक ऐसा राज बताने वाले हैं जिसे उन्होंने कई सालों से अपने सीने में छिपा कर रखा था। कमल बेटा, ये बात आज की नहीं, बहुत साल पुरानी है। उस समय मैं और रघुनाथ भी तुम्हारी ही तरह जवान थे। हमारा गांव बहुत शांत था। लोग आपस में प्रेम से रहते थे और किसी तरह का कोई डर नहीं था। लेकिन एक दिन हमारे गांव में एक नई शिक्षिका आई। अभी कुछ ही दिन पहले उनकी स्कूल में नियुक्ति हुई थी। वो स्वभाव से बहुत ही सरल, दयालु और हंसमुख थीं। गांव के हर व्यक्ति से आदर से बात करती थीं और बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करती थीं। देखते ही देखते पूरे गांव के लोग उनका सम्मान करने लगे। एक दिन छुट्टी के बाद वो अपने कुछ छात्रों के साथ पुराने तालाब पर गईं। बच्चे तालाब का सुंदर नजारा देख रहे थे। कोई पेड़ों के पास खेल रहा था तो कोई पानी में तैरती मछलियों को देख रहा था। उधर आसपास खेतों में गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक एक बच्चे का पैर फिसल गया और वो सीधे तालाब के गहरे पानी में जा गिरा। बच्चा घबराकर हाथ पैर मारने लगा। बचाइए, बचाइए! ये देखकर शिक्षिका बिना एक पल की देर किए उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गईं। उन्होंने बच्चे तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। कुछ ही पलों में वो खुद भी गहरे पानी में डूबने लगीं। उन्होंने कई बार मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है, बचाइए! लेकिन उस समय खेतों में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई और देखते ही देखते वो तालाब की गहराई में समा गईं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। मंगतलाल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तालाब की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तभी से उसकी आत्मा इस तालाब में भटक रही है। उसके मन में बस एक ही बात बैठ गई कि जिस दिन उसे और उस मासूम बच्चे को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दिन गांव से कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। शायद इसी वजह से वो आज भी हर आने जाने वाले से बदला ले रही है। उसे लगता है कि पूरे गांव ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी दूर कच्चे रास्ते पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। रघुनाथ ने नजर उठाकर देखा। मंगतलाल, देखो, लगता है बाबा आ गए।
हाथ में कमंडल और दूसरी तरफ त्रिशूल लिए वही तांत्रिक धीरे धीरे उनकी ओर चला आ रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों से साफ लग रहा था कि वो आने वाले खतरे को अच्छी तरह समझ चुका है। मंगतलाल और रघुनाथ तुरंत उनके पास पहुंचे। बाबा, आपने आने में देर कर दी। एक और आदमी की जान चली गई। मुझे पता था अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वो फिर किसी का शिकार जरूर करेगी। आज रात अमावस्या है। यही वो समय है जब उसकी शक्ति सबसे अधिक होगी, और यही एक मौका भी है उसे हमेशा के लिए मुक्त करने का। लेकिन याद रखना, आज रात जो भी होगा उसमें तुम चारों को मेरा साथ देना होगा। अगर तुम में से कोई भी डर कर पीछे हटा तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। बाबा, हमें क्या करना होगा? शाम होते ही पांचों लोग पूजा का सारा सामान लेकर पुराने तालाब की ओर चल पड़े। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया था। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी थी। तालाब के किनारे पहुंचकर तांत्रिक ने जमीन साफ की और चारों ओर गंगाजल छिड़का। फिर उसने मिट्टी पर एक बड़ा सा रक्षा मंडल बनाया और उसके बीच हवन कुंड तैयार किया। अब सब लोग इस मंडल के अंदर बैठ जाओ। जब तक मैं ना कहूं कोई भी बाहर नहीं जाएगा। चारों बिना कुछ बोले मंडल के अंदर बैठ गए। तांत्रिक ने हवन में अग्नि प्रज्वलित की और ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक तालाब का शांत पानी अपने आप लहराने लगा। तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक तालाब के बीचों बीच पानी में गोल गोल भंवर बनने लगा। चाचा, ये क्या हो रहा है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसकी आहट शुरू हो चुकी है। इतने में तालाब के बीच से एक तेज चीख सुनाई दी। उस चीख की आवाज सुनते ही कमल और राजू के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे पानी के बीच से लाल साड़ी पहने वही औरत बाहर निकलने लगी। उसके लंबे भीगे हुए बाल चेहरे पर लटक रहे थे। आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और वो बिना पलक झपकाए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अब तुम्हारा आतंक यहीं समाप्त होगा। इतना कहकर तांत्रिक ने हवन की अग्नि में अंतिम आहुति दी और तालाब की ओर गंगाजल छिड़क दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों ओर धुआं फैल गया। आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। नहीं, नहीं। तांत्रिक लगातार मंत्र पढ़ता रहा। कुछ ही क्षणों बाद आत्मा की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी। तभी आत्मा का रूप बदलने लगा। वो फिर से उसी शिक्षिका के रूप में दिखाई दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था। मुझे लगा उस दिन पूरे गांव ने मुझे और उस मासूम बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था। इसी दर्द ने मुझे भटका दिया। अब तुम्हारा दुख समाप्त हो चुका है। क्रोध छोड़ दो और शांति से चली जाओ। शिक्षिका ने नम आंखों से पूरे गांव की ओर देखा। मुझे क्षमा कर देना। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और देखते ही देखते वो हमेशा के लिए वहां से विलीन हो गई। तालाब का पानी फिर से शांत हो गया। तेज हवा भी रुक गई। बाबा, आपने पूरे गांव को बचा लिया। नहीं, उसे मुक्ति उसके अपने पश्चाताप ने दिलाई है। अब इस गांव पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह काल्पनिक कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। छोटी मोटी गलतियां एडिटिंग में हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा करें। अगले रविवार आपके लिए अमावस्या की रात का मछली वाला पार्ट 2 आ रहा है, जो होगा पूरा सस्पेंस और रहस्यों से भरा।